1944 में जब दुनिया युद्ध में थी, 16 लोगों को एक ऐसा बुलावा मिला जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। ये लोग नेवी में पहले ब्लैक अफसर बनने वाले थे, लेकिन ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये एक परीक्षा थी जिसमें उनकी हिम्मत और जुनून की कड़ी परीक्षा होने वाली थी। आज आप सुनेंगे गोल्डन 13 की कहानी, जिन्होंने हर रुकावट के बावजूद असंभव को संभव कर दिखाया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इसको हम बना रहे हैं हिडन टैलेंट के लिए और हम लोग सेकंड पार्ट पे हैं इस सीरीज़ की। फर्स्ट पार्ट है स्किल्स ऑफ कैरेक्टर, कि आप कैसे अपने कैरेक्टर में इंपॉर्टेंट स्किल्स डेवलप करेंगे, तब जा कर के आप अपना टैलेंट खोज पाएंगे। जिनको भी आप देखते हैं, बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन, उन सब ने इस चीज़ को किया है किसी न किसी तरीके से। उसमें अपने आप को डिस्कम्फर्ट पोजीशन में डालना होगा, ह्यूमन स्पॉन्ज बनना होगा और द इम्परफेक्शनिस्ट बनना होगा। ये तीन चीज़ करनी होगी। उसके बाद अपने टैलेंट को खोजने के लिए हमेशा मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, मोटिवेशन ख़त्म हो जाएगा। तो उस मोटिवेशन को पाने के लिए आपको अपने डेली ग्राइंड को, डेली के मेहनत को इंटरेस्टिंग बनाना होगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप नीचे कमरे में आइए, ऊपर नहीं होगा। उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे गेटिंग अनस्टक, कि कैसे आप फंस जाएंगे अगर आप बहुत बहुत मेहनत करके किसी अपने पैशन को पा भी लेंगे। जैसे आपके पास सिंगिंग का भी पैशन है, कम से कम आप इस कमरे में आती हैं, क्लासेस में बैठती हैं, तो वो भी थोड़ा बहुत पैशन होगा तभी तो बैठती हैं। तो फिर उसमें से निकलने के लिए आपको कुछ प्रयास करना पड़ेगा। उसमें हमने आर.ए. डिकी का एग्जाम्पल पढ़ा था, किस तरह से 14 साल में उसने अपने आप को फिर से इस्टेब्लिश किया। और फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं डिफाइंग ग्रेविटी, कि कैसे आपको सारी फोर्सेस नीचे की तरफ घसीटेंगी और आपको उसके अगेंस्ट में जाना है तो क्या करें। और उसी में हम लोग गोल्डन 13 नाम था, एक्चुअली 16 लोग थे जिनको पहली बार नेवी में, यूएस नेवी में इनविटेशन मिला ऑफिसर की नौकरी के लिए। और कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये लोग ऑफिसर्स की नौकरी सीख पाएंगे, कर पाएंगे, क्योंकि वो सब के सब कोई जूता पॉलिश करने वाला या कोई ऐसे ही छोटे मोटे काम करता था। बट इन लोगों ने एग्ज़ाम पास किया और नेवी की हिस्ट्री में सबसे अच्छे नंबर पाए, पूरे हिस्ट्री में। तो वो कैसे किया, वो हमने कल पढ़ा था, स्कूलिंग ईच अदर। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई चीज़ सीखें तो आप दूसरों को पढ़ाएं, दूसरों को सिखाएं। ये हमने लास्ट पढ़ा था। और आज हम लोग पढ़ेंगे अनएक्सपेक्टेड पोटेंशियल। अनएक्सपेक्टेड पोटेंशियल मतलब होता है आपके अंदर जो छुपा हुआ है लेकिन अभी दिखा नहीं है। अनएक्सपेक्टेड मतलब जिसको आप अभी उम्मीद नहीं कर रहे थे लेकिन है। एट द ऑनसेट ऑफ ऑफिसर्स ट्रेनिंग, मैनी मेंबर्स ऑफ गोल्डन 13 फेल्ट इट वुड बी इम्पॉसिबल टू एक्यूमुलेट सो मच नॉलेज इन लिटिल टाइम। जब ट्रेनिंग की शुरुआत हो रही थी गोल्डन 13 के लोगों के साथ, जो ब्लैक लोग थे, लोगों को लगा कि इतना ढेर सारा नॉलेज पढ़ पाना, सीख पाना इम्पॉसिबल है। एज जॉर्ज कूपर कैप्चर्ड इट, ईच ऑफ अस सेड द हेल विथ इट, दिस इज़ जस्ट टू डैम मच। जॉर्ज कूपर बोलता था, अरे यार भाड़ में जाए, इतना ज़्यादा नहीं हो सकता। ऐसा मुझे भी फील होता था जब मैं MBBS के एग्ज़ाम की तैयारी वगैरह करता था, बहुत ही परेशान हो जाता था। विथ फ्यू लीडर्स सपोर्टिंग देम, देयर बेस्ट होप वॉज टू सपोर्ट वन अनदर। और उस समय नेवी के लीडर्स तो सपोर्ट कर नहीं रहे थे, तो उनको यही था कि हम आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करें। बट दे वुड हैव टू डू सो इन अ नोटोरियसली कट थ्रोट एनवायरनमेंट। लेकिन उनको एक बहुत ही कट थ्रोट एनवायरनमेंट, जहाँ पर एक दूसरे को गला काट करके हराया जाता है, ऐसे एनवायरनमेंट में वो लोग सीखेंगे। यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात को रोकना चाहता हूँ। आज मैं गया था पोस्टमार्टम घर, PM हाउस। वहाँ पर एक वाजपेयी जी हैं, हमारे जान पहचान के, सुधीर की जान पहचान के। उनका भतीजा, उसको गोली मार के मर्डर हो गया। और अखबार में न्यूज़ आया है कि ये कुछ दोस्त लोग ऐसे बैठे हुए थे और उसने सामने वाले की शराब की ग्लास में कम डाला, अपने में ज़्यादा डाला, इससे लड़ाई हो गई और उसने गोली मार दी, देसी कट्टे से गोली मार दी। और उसके बाद जिसने मारा था उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया। मैं और दिलीप जी गए थे उसको देखने के लिए। तो मुझे एक तो इस बात की खुशी हुई कि मुझे जब गुस्सा आया था और मैंने चिल्लाया था
इनके ऊपर, अपने पड़ोसी के ऊपर। तो मैं गुस्से में था और मुझे ये भी ख्याल आ रहा था कि वो भी गुस्से में होंगे। हालांकि मेरे मन में मर्डर वाला थॉट तो नहीं आया था, लेकिन मुझे लगा कि वो भी गुस्से में होंगे, मैं भी गुस्से में हूँ। तो मैंने उस चीज़ को अगले दिन जा कर के शांत किया। एक तो ये थॉट आ रहा था, दूसरा ये थॉट आ रहा था कि लाइफ कितनी वल्नरेबल है। एक चीज़ बोली वहीं पर, सुधीर बता रहे थे हमारे PRO कि एक दिन पहले ही वो जो लड़का है उसका नाम है सागर, जिसका डेथ हुआ, उसके पापा को टेस्ट कराना था हमारे यहाँ रिम्पी स्कैन में। तो बोले थे मैं जाऊँगा, टेस्ट करा के आ जाऊँगा। तो बड़े उसने चौड़ से, बड़े एरोगेंट से उसने कहा, अरे इतने ढेर सारे नौकर काम करते हैं, 400-500 लड़के काम करते हैं, तो वहाँ जाकर आप खुद टेस्ट कराएंगे। तो ये एक एटीट्यूड था। तो मैं दिलीप जी से कह रहा था कि देखो बच्चों के अंदर में उन्होंने संस्कार बड़ी मुश्किल से आते हैं। संस्कार समझते हैं? संस्कार खाली पैसे कमाने को, पैर छूने को नहीं बोलते। संस्कार उसको भी बोलते हैं जहाँ पर आपको लगता है कोई चीज़ आप सामने वाले को फील करते हो। अब मैंने जो अपने पड़ोसी को डांटा और उसके बाद उनको प्यार से बात की, ये एक संस्कार है। जब आपने पूजा दीदी को बोला बस चुप रहिए, वो एक डांट थी, उसके बाद अभी राउंड पूरा नहीं हुआ, तो अभी ये इनकम्प्लीट संस्कार है। हो गया था, गुड। तो हम लोग एक दूसरे को संस्कार दे सकते हैं। और अभी थोड़ा बड़ी मम्मी परेशान हैं, तो वो भी एक राउंड अभी पूरा नहीं हुआ है। जब तक वो राउंड पूरा नहीं हो जाएगा, जब तक वो हीलिंग पूरी नहीं हो जाएगी, तब तक वो परेशान रहेंगी। हो सकता है कल तक ठीक हो जाए। आज वो खाने को लेकर परेशान थी। तो मेरा ये पॉइंट यहाँ पर मैं क्यों बोल रहा हूँ, लीडर्स सपोर्टिंग देम बट देयर बेस्ट होप वॉज टू सपोर्ट वन अनदर। इस क्लास में शुरू में मैंने आपको बुलाया कि आइए और क्वेश्चन का आंसर पूछा, आप नहीं बता पाए। बेइज्जत करने के लिए नहीं था, मुझे अंदाज़ा था कि आपको इसका आंसर नहीं होगा पता। और फिर जब मैं एडिट कर रहा था सुबह दोपहर को, तो अचानक से मेरे मन में ख्याल आया कि इस समय गरिमा क्या करी होगी। तो वो जो ख्याल आया था वो एक केयर था। देयर बेस्ट होप वॉज टू सपोर्ट वन अनदर। उनका बेस्ट होप था एक दूसरे को सपोर्ट करना। आजकल अनिल कल आया था, वो बता रहा था कि 6 साल का टोटल टाइम होता है ग्रेजुएशन करने के लिए, नेशनल ओपन स्कूल से जो कर रहा है। 3 साल का कोर्स है और मैक्सिमम 6 साल में आपको कंप्लीट करना है। 6 साल में नहीं किया तो वो रद्द हो जाएगा, फिर से आपको करना पड़ेगा अगर कोर्स करना है। तो बहुत दुखी था इस बात से। तो उसके पास क्या नहीं है उसको कोर्स को कंप्लीट करने के लिए? सपोर्टिंग वन अनदर, एक दूसरे को सपोर्ट करना। मैं चाहता हूँ कि इस घर में जो हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, पुश करते हैं मेहनत करने के लिए, काम करने के लिए, सीखने के लिए, उसको एज अ स्कैफोल्डिंग देख सकें आप। यही है ये चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में आपको ये फील ही नहीं होगा इसकी इम्पोर्टेंस, क्योंकि हमारी हालत यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हम सब की हालत इन्हीं ब्लैक लोगों की तरह है। जो भी चीज़ें हम करना चाहते हैं, आप फिल्म बनाना चाहते हैं, आपके लिए मैं चाहता हूँ कि आप एक बहुत अच्छी नौकरी पाएँ, कम से कम 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए की, जो आपकी कंडीशन में अभी इम्पॉसिबल है। जितनी आपकी पढ़ाई हुई है और उसके बाद भी जब BBA हो जाएगा उसके बाद भी 15-20 हज़ार से ऊपर नहीं मिलेगी सैलरी। शीर्ष के लिए भी मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम 2-3-4 लाख रुपए की नौकरी, या अगर रिम्पी स्कैन या जो भी हम लोग काम डेवलप कर रहे हैं उसको संभाल पाए एज अ CEO और समथिंग लाइक दैट। और वो चीज़ तब तक नहीं हो पाएगी जब तक आप डिफाइंग ग्रेविटी नहीं करेंगे। बहुत फोर्स होता है ग्रेविटी का, उसके अगेंस्ट जाने के लिए हमको एक दूसरे को सपोर्ट करना पड़ेगा। सिंस नेवी ट्रेडिशन हेल्ड दैट नॉट एवरीवन वुड मेक द कट, ऑफिसर कैंडिडेट्स टेंडेड टू सी वन अनदर एज राइवल्स नॉट टीममेट्स। और नेवी का कल्चर अलग था। उनका ये कहना था कि एक दूसरे को हरा करके आगे बढ़ो। जैसे हम लोग के मेडिकल कॉलेज वगैरह में या स्कूल्स में भी ऐसा होता है कि टॉप खाली एक ही लड़का कर सकता है, डिस्टिंक्शन मुझे मिलना चाहिए, दूसरे को नहीं मिलना चाहिए। तो वहाँ पर कट थ्रोट कॉम्पिटिशन था, इसलिए लोग एक दूसरे को राइवल्स की तरह देखते थे, दुश्मन की तरह, टीममेट्स की तरह नहीं देखते थे। येट द गोल्डन 13 मेट इन देयर बैरक्स एंड मेड अ प्रो सोशल वाव। फिर भी ये लोग एक बैरक में मिले जहाँ लोग रहते थे, सोते थे, और अपने आप को एक कसम दिया, प्रो सोशल वाव दिया, ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल, कि हम सब एक के लिए हैं और एक आदमी हम सब के लिए, हम सब यूनाइटेड हैं। अगर साथ पास करेंगे तो साथ में ही पास कर सकते हैं, नहीं तो फेल होंगे तो सब साथ में फेल हो जाएंगे।
We decided early in the game that we were all going to either sink or swim together. ऑथर कह रहे हैं कूपर ने कहा कि हमने शुरू से डिसाइड कर लिया था या तो हम सब के सब तैरेंगे और निकल के आएंगे या हम डूब जाएंगे साथ में. Fortunately, at least one of us was already familiar with almost every subject we were exposed to. और बड़ी किस्मत की बात है कि हम में से एक आदमी ऐसा था, अगर आप यहाँ माने तो मैं वो एक आदमी हो सकता हूँ जो आपको सपोर्ट कर रहा है, जिसको कि सभी सब्जेक्ट के बारे में उसको ज्ञान था, नॉलेज था, एक्सपोज था. टू मैनेज द ओवरवेलमिंग कोर्स लोड द गोल्डन 13 रिजॉल्व्ड टू रिलाई ऑन वन अनदर. अब कोर्स का इतना लोड था कि उसको मैनेज करने के लिए गोल्डन 13 ने एक दूसरे के ऊपर रिलाई करना शुरू किया, भरोसा करना शुरू किया. दे वुड बिकम स्पॉन्जेस बाई पूलिंग एंड फिल्टरिंग नॉलेज इन द रूम. वो लोग स्पॉन्ज बन जाते थे कि जो भी ज्ञान जानकारी रूम में होती थी उसको लेते थे, फिल्टर करते थे. ईच मेंबर वुड टीच हिज एक्सपर्टाइज टू रेस्ट ऑफ द ग्रुप. हर एक मेंबर अपना एक्सपर्टाइज दूसरे को सिखाता था. When they got their textbooks, they went through the topics and waited for someone to shout out. जब उनको टेक्स्ट बुक मिलता था, किताब मिलती थी, तो लोग वेट करते थे, बताओ भैया किसने किसने पढ़ा है, कुछ तो बताओ. दैट्स माइन. लोग हाथ उठाते, ये मैं पढ़ूंगा, ये मेरे को काम दे दो, ये मैं करूंगा. Being strong in maths, Cooper, Graham Martin and Reginald Goodwin led many of the analytical subjects along with John Regan on technical topics. अब कूपर, ग्राहम मार्टिन और रेगनाल्ड गुडविन ये तीनों मैथ्स में अच्छे थे, इसलिए इन्होंने एनालिटिकल सब्जेक्ट्स लिए, जैसे फिजिक्स होता है या जो इस टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं वो लिया. एंड जॉन रीगन उसने टेक्निकल टॉपिक लिया. द हिस्ट्री बफ्स सैमुअल बार्न्स एंड डेनिस नेल्सन टुक चार्ज ऑन मिलिट्री हिस्ट्री. जो हिस्ट्री के बफ्स थे, जिनको हिस्ट्री पढ़ना पसंद था, वो थे सैमुअल बार्न्स और डेनिस नेल्सन. इन्होंने मिलिट्री की हिस्ट्री के बारे में बोला कि हम पढ़ के आपको सिखाएंगे. वॉट Lear lacked in formal education, he made up in a leadership as well as experience with seamanship and knot tying, so he chipped in all along with Elvis. और वहीं पर जो बेचारा लियर था उसको कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं था, उसने कभी पढ़ाड़ा नहीं था, इसलिए उसने कहा मैं लीडरशिप के बारे में सीखूंगा, सीमैनशिप समंदर में लोग कैसे सर्वाइव करते हैं उसको सीखूंगा. इसमें नॉट टाइंग का बहुत ढेर सारे नॉट्स सीखने होते हैं, अलग अलग टाइप के नॉट्स बांधने होते हैं, वो मैं सीखूंगा. और इस तरह से उसने भी चिप इन किया, अपनी मेहनत को उसने कंट्रीब्यूट किया एल्विस के साथ में. एंड सिंस आर्बर हैड एडवांस्ड नेविगेशन ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, द ग्रुप टर्न टू हिम फॉर अ क्रैश कोर्स इन मोर्स कोड. और चूँकि आर्बर के पास एक एडवांस्ड नेविगेशन ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस था, तो सबने कहा देखो भाई मोर्स कोड में तुम हमको बताना. मोर्स कोड क्या होता है? एन्क्रिप्टेड जैसे. हाँ, जैसे टेलीग्राम वगैरह यूज़ होते हैं, कोड भाषा जिसमें बात की जाती है. He tapped on the wall and gave his peers clue as they tapped back. मोर्स कोड 1010 वाली लैंग्वेज. अच्छा हाँ, जिसमें 1 इस एक दो ऐसे इसको इस भाषा में जब बात करते हैं तो उसने इनफैक्ट टैप करके ही लोगों को कहा ठीक है, हाँ ना, ऐसे. They were trying their bootstrap together. देखिए आज बेटा आपको लगता होगा कि हमारे पास ढेर सारे एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन अगर हमको ग्रो करना है तो हमारे पास बहुत कम एम्प्लॉयज़ हैं. और आपको लगता होगा कि एडिटिंग बड़ी मुश्किल चीज़ है, लेकिन आपके पास जो बेसिक नॉलेज है, इंग्लिश की नॉलेज है और थोड़ी बहुत भी क्रिएटिविटी है, उसकी कमी है हमारे पास. इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप हमको हेल्प करो, बूटस्ट्रैप में हेल्प करो. बूटस्ट्रैप मतलब जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसी से हम अपने आप को निकालने की कोशिश करें. ऐसा नहीं कि मैं आपको धक्का मार के घसीट रहा हूँ काम करने के लिए. आपको कल को किसी भी जगह पर काम करना है, कोई भी जॉब करनी है, करिए, लेकिन फ़िलहाल अपने आप को कंट्रीब्यूट करिए. ऐसे देखिए इस जगह को जैसे एक मेरा खेत है और उसमें फसल काटने के लिए हमको घर के बंदे चाहिए, इस तरह से देखिए. बूटस्ट्रैप कर रहे हैं हम लोग. द ऑफिशियल टाइम फॉर लाइट्स आउट वॉज 10:30 PM. अब सबको रात को 10:30 बजे सो जाना पड़ता था, नेवी में ऑफिशियल टाइम था. Night after night, the Golden 13 huddled in the bathroom with flashlights studying well past midnight. लेकिन हर रोज़ रात को ये जो गोल्डन 13 थे, ये बाथरूम में जाकर के टॉर्च जला के पढ़ते थे 12 बजे के बाद तक, मिडनाइट के बाद तक. To make sure they wouldn't get caught, they hung sheets over the windows to block the lights. और ये पक्का करने के लिए कहीं पकड़े न जाएं कि रात को तुम जग रहे थे, वो लोग खिड़कियों पे शीट्स डाल देते थे ताकि पता न चले कि ये लोग जग रहे हैं. I learned about Golden 13 thanks to the seminal book by Paul Stilwell.
a Navy historian who did the great service of documenting their experiences before they passed away. ऑथर कहते हैं मैंने गोल्डन 13 के बारे में पढ़ा था, एक बहुत फेमस किताब लिखी गई थी पॉल स्टिलवेल द्वारा, जो कि नेवी के हिस्टोरियन हैं, और उन्होंने इन लोगों के मरने से पहले उनका पूरा इतिहास लिखा, उनका पूरा एक्सपीरियंस लिखा. As I pored over his extensive interview for stories, quotes and insights, the obvious explanation for their success was that they were able to learn from qualified peers. और जब उनको मैंने पढ़ा तो मुझे उसके कोट्स से, उसके इंसाइट से और उसमें जो भी बातें लिखी थी, स्टोरीज लिखी थी, उससे ये समझ में आया कि हाँ. तो ऑब्वियस आंसर ये था कि उनके फ्रेंड्स बहुत अच्छे थे, उनके पीयर्स बहुत अच्छे थे, उनको सिखाए, इसलिए ये लोग इस नेवी में अच्छे से पढ़ के निकल पाए. देन इट अकर्ड टू मी दैट द ट्यूटर इफेक्ट वॉज ऑल्सो एट प्ले. मैं चाहता हूँ आप सब लोगों को ना आज के बाद से ये याद आना शुरू हो जाए कि आप जब तक खुद पढ़ रहे हैं तब तक आप पढ़ नहीं रहे. आपकी पढ़ाई में आना चाहिए ट्यूटर इफेक्ट. क्या आना चाहिए? ट्यूटर इफेक्ट. अब गरिमा इमेजिन करिए कि 24 घंटे हो गए, अब कल की क्लास में आप बैठे हैं और मैं आपसे पूछ रहा हूँ ट्यूटर इफेक्ट क्या होता है, तो आप क्या बताएंगी? क्या बताएंगे भाई, ट्यूटर इफेक्ट क्या होता है? दूसरों को पढ़ा रहे हैं. हाँ, जब आप दूसरों को पढ़ा रहे हैं तो आप पढ़ा नहीं रहे हैं, आप खुद सीख रहे हैं. आज मैं वैभव को बता रहा था कि हमारा बेस्ट सेलिंग जो कोर्स है वो जिनों का बेसिक कोर्स है, वो अकेला बेस्ट सेलिंग कोर्स है. बाकी कोई कोर्स आज तक उतना अच्छा बना ही नहीं, क्योंकि बेस्ट इस जिनों का कोर्स को मैंने 3 बार बनाया है. 3 बार. एक बार पूरा इंग्लिश टू हिंदी बनाया है, 2 बार हिंदी में बनाया है. अभी तक उसके बाद मैंने कोई भी बुक जो कवर की है वो उस तरह से नहीं पढ़ा है, इसलिए मुझे भी अच्छे से याद नहीं है. आज अगर आप मुझसे पूछें स्ट्रैटेजी का कोर्स में क्या है तो मुझे नहीं याद है, खाली इतना इमोशन है कि अच्छा था. आप मुझसे पूछे थिंकिंग फास्ट एंड स्लो में खाली 2 सिस्टम्स के बारे में जितना मैंने आप लोगों को बताया उतना ही याद है. तो कल से ट्यूटर इफेक्ट आपको याद होना चाहिए. तो ऑथर कहते हैं मुझे लगा यार ये लोगों को ट्यूटर इफेक्ट भी हुआ होगा. The act of sharing knowledge enhanced the competence of the men doing the teaching. कि जो लोग भी पढ़ा रहे थे उनकी competence बढ़ती जा रही थी. They were working together to build stronger bootstraps. ये लोग साथ में काम कर रहे थे ताकि उनका bootstrap और मजबूत हो जाए. When the first law question came up, everyone turned to White as lawyer. जब पहला law question आया था तो सब के सब White की तरफ चले गए क्योंकि वो lawyer था. He told them he had no knowledge of Navy law. He had to look it up. उसने कहा देखो भाई मैं लॉ पढ़ा हूँ लेकिन नेवी लॉ के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा. He learned Navy regulations by teaching them. उसने नेवी का रेगुलेशंस कैसे सीखा? कैसे सीखा? सिखा के. And gained efficiency in subjects he had just learned in boot camps by teaching some of those too. और उसने कुछ सब्जेक्ट्स थे, gained efficiency in subjects he had just learned in boot camps. जो भी वहाँ पर बूट कैंप्स में जाकर सीखा था उसको पढ़ा करके अपने आप को एफिशिएंसी लिया उसने. सर्विंग एज एन इंस्ट्रक्टर मेड द लेसन स्टिक. जब आप इंस्ट्रक्टर की तरह दूसरों को पढ़ाते हो आप भूल जाओ, आपके स्टूडेंट को कुछ नहीं याद रहेगा लेकिन आपको याद रहेगा. ये चीज़ मैंने जिनोवा के साथ की थी 20-25 साल पहले. लोगों को जबरदस्ती आई सेंटर, ई सेंटर, तो जितना आज डेफिनेशन IESM का है मैं उससे ज़्यादा 10 पेज लिख सकता हूँ आई के बारे में, ई के बारे में, एस के बारे में. तो जब आप दूसरों को पढ़ाते हैं तो लेसन्स क्या करते हैं? दे स्टिक, चिपक जाते हैं. ड्राइंग ऑन हिज बैकग्राउंड एज मशीनिस्ट, फ्रैंक सेबलेट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैकेनिकल गनरी एंड बॉयलर्स अलॉन्ग विद डाल्टन बो. और वहीं पर फ्रैंक सेबलेट और डाल्टन बो दोनों का जो बैकग्राउंड था वो मशीनिस्ट था. तो उन्होंने गनरी के लिए, मैकेनिकल की पढ़ाई के लिए और बॉयलर की पढ़ाई के लिए इनके पीछे पड़ गए. बट प्लेंटी ऑफ द क्वेश्चंस केम अप दैट दे कुडंट आंसर. लेकिन ऐसे बहुत से क्वेश्चंस थे जो पेपर में आते थे, एग्जाम में आते थे, जो इनको आंसर नहीं कर पाते थे. When the appointed teacher didn't have relevant knowledge, the golden 13 went around the room to everyone to weigh in. और जब ऐसा सवाल आता था तो लोग आपस में बात करते थे, यार कौन पढ़ेगा इसके बारे में, कौन इसका जवाब खोजेगा. It gave them all chance to teach something relatively new to them. और इसके ज़रिए उन सब को एक मौका मिला कि कुछ नया चीज़ दूसरों को सिखाएं. Once they had reached a consensus about the best explanation, it was time for drilling and grilling. और एक बार कोई टॉपिक के ऊपर
किसी ने थोड़ा पढ़ा और सबको समझ में आ गया, हाँ हाँ इसको उसने जो बताया है ये लग रहा है, सही लग रहा है, इसको आइडिया हो गया है, तो छोड़ते नहीं थे, उसकी बात करते थे ड्रिलिंग एंड ग्रिलिंग, उसको खोद खोद कर गहरे से उसको याद कराते थे। By quizzing one another, they created more opportunities for everyone to share knowledge they had just gained. उस दिन वो आई थी अनिला जी, तो बड़ी खुश हो रही थी कि वैभव ने जो क्लास में पढ़ा तुरंत खाना खाने के टेबल पे उसको बोला। तो जब क्विज करते थे ये लोग, तो उसके ज़रिए ये लोग अपनी नॉलेज को, जो भी पढ़ा था उसको और पक्का कर लेते थे। As he saw that they each had insight to offer, Sublet realized that the men in our group had the capacity and ability to grasp the information. और जब सबलेट जो था उसने देखा सबके पास कुछ न कुछ तो है देने को, ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी इसमें से बेवकूफ़ है। तब उसको लगने लगा कि जब एक आदमी किसी एक बात को समझा सकता है, इसका मतलब है कि उसके पास चीज़ों को समझने की कैपेसिटी है, ग्रास्प करने की कैपेसिटी है। ऐसा नहीं है कि अगर आप बोलती हैं कि मेरा मैथ्स कमज़ोर है या श्रीश बोलते हैं मुझे बायो बिल्कुल पसंद नहीं है, तो ग्रास्पिंग नहीं है, ग्रास्पिंग है, उसको ही लगा। देयर बूट्स वर स्टर्डी, इन लोगों के जो बूट्स थे मतलब उनका जो बेस था वो मजबूत था। बाय द टाइम दे टुक देयर एग्जाम्स दे ईच हैड द नॉलेज टू पास एवरी सब्जेक्ट विद फ्लाइंग कलर्स। और जब इन लोगों ने इम्तिहान दिया तो इन सब के पास पर्याप्त नॉलेज था ताकि वो अच्छे से पास कर सकें एग्ज़ाम्स को। अभी देखिए अनिल स्ट्रगल कर रहा है अपने BCA के, वैभव स्ट्रगल कर रहा है अपना एक सब्जेक्ट को मैथ्स में, और अगर आप इसमें बूटस्ट्रैप कर लें अनिल के साथ में तो क्या पता आप उसको कुछ सिखा सकें, वो आपको कुछ सिखा सके। अमन का बैकग्राउंड भी है तो उसमें भी ले सकते हैं। अगर आप सर्च करेंगे तो क्या पता और भी लोग आपको मिल सकें बूटस्ट्रैप करके उस सब्जेक्ट में आगे पढ़ने के लिए, पास होने के लिए। हीडिंग आवर ओन एडवाइस, कैसे हम जो दूसरों को एडवाइस देते हैं वो हम खुद कैसे उसको लें। हम बहुत बार होता है जब दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, जैसे भी ये आया है, प्रतीक आया है, तो ये इतना जनों का पड़ चुका है कि इसको लग रहा था कि कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी और से बात करने की, लेकिन हमारा ही माइंड भूल जाता है या कुछ और होता है, उसको याद ही नहीं आता। जो हम सीखे रहते हैं जब दूसरों को एडवाइस देते हैं वही भूल जाते हैं। टीचिंग अदर्स कैन बिल्ड आवर कॉम्पिटेंस बट इट्स कोचिंग अदर्स दैट एलिवेट्स आवर कॉन्फिडेंस। कह रहे हैं दूसरों को पढ़ाना, उससे तो हमारे अंदर में कॉम्पिटेंस आता है, एक काबिलियत आती है, लेकिन जब दूसरे को कोच करते हो, कोचिंग अलग है, तब आता है आपके अंदर में सचमुच का कॉन्फिडेंस। व्हेन वी एनकरेज अदर्स टू ओवरकम ऑब्स्टिकल्स इट कैन हेल्प अस फाइंड आवर ओन मोटिवेशन। जब हम दूसरे को कोच कर रहे हैं, कोच करना मतलब बकअप, हिम्मत करो, मेहनत करो, वो करते हैं, तब हमको भी मोटिवेशन आता है अपनी ऑब्स्टिकल में से बाहर निकलने का। आई हैव सीन इट हैपन एज अ पेरेंट। ऑथर कहते हैं मैंने इसको पेरेंट की तरह देखा है, मैं खुद अपने बच्चों में देखता हूँ। सुनिए, व्हेन आई वॉज नर्वस अबाउट गिविंग माई फर्स्ट टेड टॉक, इनका एडम ग्रांट हैं, इनका एक टेड टॉक है जो 10 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं। बोलते हैं जब मैं पहला टेड टॉक दे रहा था उसके बारे में बहुत नर्वस था, मैं स्टेज पर जाके मुझे बोलना था। आई डिसाइडेड टू आस्क आवर ओल्डेस्ट डॉटर फॉर एडवाइस। तो मैंने अपनी सबसे बड़ी वाली बेटी थी उसको बोला यार कुछ एडवाइस दो, बहुत डर लग रहा है मुझे। एट द टाइम जोना वॉज एक्सट्रीमली शाई 8 year old, और उस समय जो मेरी बेटी थी जोना वो 8 साल की थी और बहुत ही शर्मीली थी। एंड शी टोल्ड मी टू लुक फॉर वन पर्सन इन द ऑडियंस हु वाज स्माइलिंग एंड नॉडिंग। उसने कहा पापा एक काम करो, ऑडियंस पे ढेर सारे लोग होते हैं, उसमें से कोई एक आदमी को देखो जो आपकी तरफ देख रहा है और आपकी बात को कर रहा है। पब्लिक को मत देखो, खाली एक आदमी को देखो। ये मैंने भी किया था, एक बार 8000 लोगों की गैदरिंग थी, उसमें मैंने 2-2.5 घंटे स्पीच दिया था, तो मैंने भी 1-2 को ले लिया और देखता रहा और बोलता रहा। I came home excited to tell her I found encouragement from the beaming face in the front row. और फिर जब मैंने टॉक दे दिया, टेड टॉक, वापस आया, मैंने उसको बोला रही तुझे पता है तूने जो बताया था वही मैंने किया और मैं बहुत बहुत हेल्प हुआ उससे। A few weeks later, और कुछ ही हफ्ते बाद, my wife Alison and I could sense Jonna was anxious about her role in the school play. हमने देखा कि जोना भी अपने स्कूल में एक प्ले चल रहा था, उसके बारे में बड़ी एंग्शियस थी, बड़ी डरी हुई थी। When she walked on stage, she locked eyes with us in the audience and broke out into a grin as big as ours. और जब हम वहाँ पहुँचे ऑडियंस में तो उसने अपनी आंखें हमारे ऊपर टिका दी। हम मुस्कुरा रहे थे और वो भी मुस्कुराहट में अपनी आंखें मेरे ऊपर टिका करके और कॉन्फिडेंट होने लगी। जैसे हमारी मुस्कुराहट थी ऐसे उसकी मुस्कुराहट थी, हाँ ऐसे खुश हो गई।
इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन अस फॉर एडवाइस शी हैड रिमेंबर्ड हर ओन एडवाइस एंड फॉरवर्ड इट। उसने हमारी एडवाइस के ऊपर नहीं काम किया, उसको याद आ गया कि हाँ यही एडवाइस तो मैंने पापा को दिया था, उससे उसको मोटिवेशन आया। इट वॉज टर्निंग पॉइंट। वी वॉच्ड हर एक्सपेक्टेशंस ऑफ हर सेल्फ राइज आफ्टरवर्ड्स। ये उसके लिए टर्निंग पॉइंट था। हमने उसकी एक्सपेक्टेशन को, जो भी अपने आप से एक्सपेक्ट करती थी काम करने का, वो बढ़ता गया। मतलब आज जैसे आप हैं या श्रीश हैं, आप लोगों को लगता होगा कि यार हम लोग इतना ही कर सकते हैं, या वैभव भी हैं पढ़ाई को लेकर के, इनको लगता है बस इतना ही कर सकते हैं, क्योंकि आप उतना एक्सपेक्ट करते हैं। जब आप इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करना शुरू कर देंगे तो आप वो रिजल्ट भी देना शुरू कर देंगे। इट वॉजंट लॉन्ग बिफोर शी वॉज वॉलंटियरिंग टू गिव प्रेजेंटेशंस, और उसके बाद तो उसने अपनी मर्जी से वॉलंटियर करना शुरू कर दिया प्रेजेंटेशंस के लिए। एंड हर टीचर्स वर प्रेजिंग हर पोज एंड कॉन्फिडेंस, और उसके टीचर्स बोलते थे अरे यार इसका पोज देखो कैसे कॉन्फिडेंटली बात करती है पब्लिक के सामने। आई हैव कम टू थिंक ऑफ दिस एज कोच इफेक्ट। ऑथर कहते हैं मैंने इसका नाम दिया है टीचिंग इफेक्ट नहीं, कोचिंग इफेक्ट। वी आर मोर कॉन्फिडेंट इन आर एबिलिटी टू सरमाउंट स्ट्रगल्स आफ्टर गाइडिंग अदर्स थ्रू देम। हम जब दूसरों को गाइड करते हैं तो हम अपनी कमियों में निकल जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं। दैट्स द कंसिस्टेंट रिजल्ट ऑफ एलिगेंट एक्सपेरिमेंट्स लेड बाय साइकोलॉजिस्ट ल्यूरेन एस्क्रिस विंकर। और ये चीज़ एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखा गया है बाय साइकोलॉजिस्ट ल्यूरेन एस्क्रिस विंकर द्वारा। इन वन एक्सपेरिमेंट, हाई स्कूलर्स अर्नड हायर रिपोर्ट कार्ड ग्रेड्स इन मल्टीपल सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग मैथ after being randomly assigned to give advice to younger students on how to stay motivated and avoid procrastination. एक एक्सपेरिमेंट में जो हाई स्कूलर्स थे, जो 10th के बच्चे थे, वो जब उनके रिपोर्ट कार्ड्स को देखा गया तो बहुत से सब्जेक्ट्स में मैथ्स को लेकर के जोड़ करके उनको अच्छे नंबर मिलते थे। क्यों? क्योंकि उनको बोला गया तो बाकी बच्चों को मोटिवेट करो कि मैथ्स में और अच्छे से पढ़ो, मैथ्स कर सकते हो, ये पढ़ाई कर सकते हो। और धीमे धीमे उनको ये भी कहा गया कि दूसरों को कहो, मोटिवेट करो कि तुम प्रोक्रेस्टिनेट मत करो, तुम टालो मत, तुम कर सकते हो। इस तरह से जब दूसरों को उन्होंने एडवाइस किया तो उनकी अपनी खुद की ग्रेड बढ़ गई। इन अनदर मिडिल स्कूलर स्पेंट मोर टाइम इन होमवर्क आफ्टर दे वर रैंडमली असाइन टू गिव मोटिवेशनल एडवाइस टू यंगर स्टूडेंट्स। एक और मिडिल स्कूल के बच्चों के साथ में एक ऐसा काम किया गया जहाँ पर उनको दूसरे बच्चों को कहा गया जहाँ उनको मोटिवेट करो होमवर्क करने के लिए। तो जब वो दूसरों को मोटिवेट करते थे होमवर्क करने के लिए तो उनको लगता था अरे हमको तो करना ही करना है। Rather than receive motivation advice from expert teachers, अब वो जो खुद दूसरों को एडवाइस दे रहे हैं उन टीचर से एडवाइस नहीं लेते थे, उनका खुद मोटिवेशन अपने दिमाग से आता था। एंड पीपल हु आर स्ट्रगलिंग टू सेव मनी, लूज वेट, कंट्रोल देयर टेम्पर्स एंड फाइंड जॉब्स ऑल केम अवे मोर मोटिवेटेड आफ्टर गिविंग एडवाइस दैन रिसीविंग इट। और वहीं पर जो लोग भी पैसे नहीं बचा पा रहे थे, अपना वजन नहीं कम कर पा रहे थे और अपना गुस्सा नहीं कंट्रोल कर पा रहे थे, जब दूसरों को मोटिवेट करते थे इसी काम के लिए तो ये उनके लिए ज़्यादा आसान हो जाता था। दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम ट्यूटर इफेक्ट। ये ट्यूटर इफेक्ट नहीं है, ये उससे अलग है। विच हाईलाइट्स हाउ वी कैन लर्न थ्रू शेयरिंग द वेरी नॉलेज दैट वी वॉन्ट टू एक्वायर। ट्यूटर इफेक्ट में तो हमारे पास कोई नॉलेज है, हम उसको देते हैं किसी को। द कोच इफेक्ट कैप्चर्स हाउ वी कैन मार्शल मोटिवेशन बाय ऑफरिंग द एनकरेजमेंट टू अदर्स दैट वी नीड फॉर आवरसेल्व्स। कोच इफेक्ट है जिसमें कि आप जो मोटिवेशन खुद खोज रहे हैं वो आप दूसरों को दें, तो उससे आप बढ़ेंगे। एक गाना था, तुम बेसहारा हो तो किसी का सहारा बनो, तुमको खुद सहारा मिल जाएगा। बाय रिमाइंडिंग अस ऑफ द टूल वी ऑलरेडी पोसेस, कोचिंग अदर्स रेजेस आवर एक्सपेक्टेशन ऑफ आवरसेल्फ। जब आप दूसरों को याद दिलाते हैं उन टूल्स के बारे में जो आपके अंदर है, तो फिर आपकी एक्सपेक्टेशन अपने आप से बढ़ना शुरू हो जाती है। कोचिंग इज़ द ऑपोजिट ऑफ वॉट वी एक्चुअली डू व्हेन वी नीड हेल्प। कोचिंग बड़ी उल्टी चीज़ है। जब हमको ज़रूरत पड़ती है तो हम दूसरों से हेल्प मांगते हैं, हेल्प देते नहीं हैं। इन ट्राइंग टाइम्स आवर फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज़ टू पिक अप द फ़ोन एंड आस्क फॉर एडवाइस। जब हमारी मुश्किल समय होता है तो हम फट से फ़ोन उठाते हैं और किसी को फ़ोन करके बोलते हैं यार मुझे कुछ बताओ क्या करूँ। वी आर बेटर ऑफ पॉजिंग टू रिफ्लेक्ट ऑन द एडवाइस वी हैव प्रोवाइडेड इन द पास्ट और कॉलिंग समवन इन द सिमिलर सिचुएशन और ऑफरिंग देम सम सजेशन। लेकिन अगर मान लीजिए आप पॉज करें और जो भी चीज़ें आपने दूसरों को बताई हैं उसको आप खुद से सोचें, खुद लिखें, तो आपको ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। वी शुड लिसन टू द एडवाइस वी गिव टू अदर्स। हम जो दूसरों को एडवाइस देते हैं उसको हमको खुद भी सुनना चाहिए। इट्स यूजुअली द एडवाइस वी नीड टू टेक फॉर आवरसेल्व्स। यूजुअली ये वही एडवाइस है जो हमको खुद लेनी चाहिए दूसरों से। इन माई रिसर्च आई फाउंड दैट इट्स मोर मोटिवेटिंग टू बी अ गिवर दैन रिसीवर। ऑथर कहते हैं मैंने खुद भी अपने जो रिसर्च किया है उसमें देखा है कि अगर आप दूसरों को देते हो
बजाय लेने के कोई एडवाइस तो ज़्यादा मोटिवेटिंग है। रिसीविंग इज़ पैसिव। जब आप रिसीव कर रहे हो तो बड़ा पैसिव है, आप ऐसे हल्के फुल्के बैठे हुए हो। इफ़ यू आर ऑलवेज ऑन द बीइंग कोच्ड यू पुट इट ऑन द पोजिशन ऑफ डिपेंडिंग ऑन अदर्स फॉर गाइडेंस। आप हमेशा कोचिंग लेते हो तो आप डिपेंड करते हो कि हाँ भैया कोई आएगा मुझे बताएगा तब मैं मोटिवेटेड हो जाऊँगा। गिविंग इज़ एक्टिव, लेकिन जब आप किसी को देते हो तो बड़ी एक्टिव चीज़ है, करना होता है। कोचिंग अदर्स रिमाइंड यू दैट यू हैव समथिंग टू ऑफर। और जब आप दूसरों को कोच करते हो तो अचानक से आपको याद आता है अरे मेरे पास है यार कुछ देने को। यही कोचिंग इफ़ेक्ट की वजह से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया। मैं स्कूल में जाता था, लोगों को पढ़ाता था, मुझे लगता अरे मेरे अंदर है ये स्टोरी मैं बता सकता हूँ, तो फिर मैंने यूट्यूब का चैनल बनाया। कोचिंग अदर्स रिमाइंड यू दैट यू हैव समथिंग टू ऑफर। उसके पहले मुझे नहीं पता था कि मेरे पास ये सब चीज़ है। इट कन्विंसेस यू दैट योर बूटस्ट्रैप आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू सपोर्ट यू। इस चीज़ से आप कन्विंस हो जाते हैं कि आपके पास जो भी संसाधन है वो काफ़ी मजबूत है जो आपको सपोर्ट करेगा। यू हैव ऑलरेडी सीन देम सपोर्ट अदर्स, क्योंकि आपने देखा है कि मैंने दूसरों को मोटिवेट किया है, दूसरों को सपोर्ट किया है, इसका मतलब मुझे भी सपोर्ट करेगा। थ्रू आउट द विंटर द गोल्डन 13 लीन्ड ऑन वन अनदर फॉर कोचिंग एंड एनकरेजमेंट। पूरे सर्दियों में जो गोल्डन 13 थे जो नेवी की तैयारी कर रहे थे, फर्स्ट ब्लैक पीपल जो नेवी के लिए कर रहे थे ट्रेनिंग, उन्होंने आपस में एक दूसरे के ऊपर कोचिंग और एनकरेजमेंट के लिए लीन किया, भरोसा किया। टू रिले द ग्रुप लियर शोड अप अर्ली। पूरी ग्रुप को रिले करने के लिए, एक जोश मिलाने के लिए लियर सबसे पहले सुबह सुबह उठता था। When they struggled with learning to use a sextant for navigation, he motivated them to keep trying and guided them on techniques. और जब ये लोग सेक्सटेंट नाम का एक बहुत मुश्किल इंस्ट्रूमेंट है, जब उसको यूज़ करने में ये लोग बड़े स्ट्रगल कर रहे थे तो उन लोगों को ये मोटिवेट करता था, नहीं कोशिश करते रहो करते रहो करते रहो, आ जाएगा। इट शोड हिम एंड हिज पीयर्स दैट ही हैड कॉन्ट्रीब्यूशन टू मेक। और जब उन लोगों को मोटिवेट करता था तो दूसरों को भी और उसको खुद को भी लगता था कि यार मेरे पास भी कुछ है ऑफ़र करने को। हम लोग ना जब खाली लेते हैं और ऑफ़र नहीं करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस गिर जाता है। इन कोचिंग वन another, the golden 13 didn't just offer advice and encouragement, they also held one another accountable. और जब गोल्डन 13 एक दूसरे को एडवाइस करते थे और कोच करते इनकरेज करते थे तो खाली वो यही नहीं दे रहे थे, कोच नहीं कर रहे थे, वो एक दूसरे को अकाउंटेबल भी कर रहे थे कि देखो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये मैं आपको जब मैं बोल रहा था ना कि आपने वीडियो लिया है तो आप मना करो, मैं नहीं करूँगी या करो, तो मैं आपको अकाउंटेबल कर रहा हूँ। Each one of us at one point in time, or maybe more than one, got to the point where they were ready to throw in the towel. सभी के साथ ऐसा हुआ था कभी न कभी कि उन्होंने कहा भैया बस हमसे नहीं हो पाएगा, throw in the towel. George Cooper recounted, and the others would have to be there to say, oh no man, we must do this. और वहाँ पर जॉर्ज कूपर बोलता है, फिर बाकी लोग बोलते हैं नहीं यार ऐसे कैसे हो सकता है, तुम गिव अप कर दोगे। Graham Martin told them they had to make the grade and shot down excuses for shacking off. और ग्राहम मार्टिन बोलता था नहीं हमको करना पड़ेगा, ग्रेड पाना पड़ेगा, और ये जो तुम बहाने कर रहे हो वो नहीं चलेगा। Others called their peers out if they got distracted and exchanged tips for staying focused. और बाकी लोग peers जो थे वो एक दूसरे को पॉइंट आउट करते थे, अरे देखो तुम आज तुम नहीं पढ़ाई कर रहे हो, तुम कुछ और कर रहे हो, टाइम पास कर रहे हो। उनको डिस्ट्रैक्शन के लिए याद दिलाते थे तुम फोकस नहीं हो। As they pulled one another up their bootstraps, their expectation of themselves rose. जैसे एक दूसरे को हेल्प करने लगे, मोटिवेट करने लगे, उनकी खुद की एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगी। मैंने कहा था आपसे जब साईं बाबा की सीरीज़ बना रहा था कि मैं एक एक के बारे में मुझे फीलिंग है कि आप सब के सब एनलाइटेंड बिजनेसमैन हो सकते हैं, एनलाइटेंड भी हो सकते हैं और बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। मैं आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई। आफ्टर इंटरव्यूइंग मोस्ट ऑफ द गोल्डन 13, पॉल स्टिलवेल मार्वेल्ड एट देयर रिस्पॉन्स। जब इंटरव्यू किया गया गोल्डन 13 का तो पॉल स्टिलवेल का रिस्पॉन्स ये था, इवन देयर टफेस्ट इंस्ट्रक्टर्स वरंट एज डिमांडिंग ऑफ देम एज दे वर फॉर देमसेल्व्स। द डिफ़िकल्ट टास्क इन फ्रंट ऑफ देम वॉज नो लॉन्गर अ थ्रेट, इट वॉज अ चैलेंज। कह रहे हैं कि उनका जो सबसे मुश्किल इंस्ट्रक्टर था, जो टीचर था, उतना मुश्किल नहीं था जितना हम लोग सोच रहे थे कि वो होगा। उन्होंने क्या किया था, एक थ्रेट को जो कि जानलेवा खतरा था उसको क्या बना दिया था, चैलेंज करके दिखाएंगे। इंस्टेड ऑफ डाउटिंग देमसेल्व्स इंडिविजुअली दे बिलीव्ड इन देयर कलेक्टिव कैपेसिटी। तो बजाय खुद को अकेले डाउट करने के उन्होंने एक कलेक्टिव कैपेसिटी पर भरोसा किया। एज जॉर्ज कूपर आर्टिकुलेटेड इट, वी वर कन्विंस्ड दैट इफ वन ऑफ अस मेड इट,
वी वर ऑल गोइंग टू मेक इट। जॉर्ज कूपर ने इसको कहा कि हम लोग कन्विंस्ड हो गए थे, अगर हम में से एक भी बंदा पास हो गया तो हम सबके सब पास हो सकते हैं। द गोल्डन 13 फाउंड अ वे टू फिल द इनिशियल गैप इन देयर कॉन्फिडेंस एंड कॉम्पिटेंस। गोल्डन 13 ने जो इनिशियल गैप था उसको उन्होंने भर लिया, उनके अंदर में कॉन्फिडेंस और कॉम्पिटेंस आ गया। बट विथ लीडर्स डाउटिंग देम दे वुड बी प्लेंटी ऑफ रीजन्स अहेड ऑफ देम टू क्वेश्चन देमसेल्व्स। लेकिन ये आपस में इन 13 लोगों का भरोसा था, 16 लोगों का। लेकिन लीडर्स तो अभी भी भरोसा नहीं करते थे। टीचर्स हैं, कोचेज, बाहर के लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, वो तो अभी भी डाउट करते थे। तो ये लोग अपने आप को कमज़ोर कर सकते थे, अपने ऊपर डाउट कर सकते थे। When other people don't believe in your abilities, it can tie your boot to the ground or send you running to the other direction. अगर लीडर्स जो आपके बॉसेस हैं वो आपके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं तो फिर आप हो सकता है मैदान छोड़ करके भाग जाएं। Being disrespected presents a particular barrier to growth and requires a particular kind of scaffolding to overcome. और अगर कोई आदमी आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, बेइज्जत करता है, तो आपको एक अलग तरह की ढांचा चाहिए, स्कैफोल्डिंग चाहिए आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आपके ग्रोथ में बैरियर है। रिसेंटली आई केम अक्रॉस समवन हु नेविगेटेड दैट चैलेंज फॉर ईयर्स। अभी कुछ दिन पहले ऑथर कहते हैं मैं किसी से मिला जिसने इस प्रॉब्लम को सालों साल तक के लिए नेविगेट किया था। आई वुड बी हियरिंग अबाउट हर एज अ स्पीकर हु वुड इलेक्ट्रीफाइड द क्राउड बिफोर आई गॉट ऑन स्टेज। और मैं उसके बारे में पढ़ने वाला था एज अ स्पीकर, उसको सुनने वाला था एज अ स्पीकर। जब वो बोलती थी तो पूरा क्राउड एकदम पागल हो जाता था, इलेक्ट्रीफाइड हो जाता था। When I finally met her, she taught me something surprising about finding motivation in a uphill battle. और जब मैं उससे मिला तो उसने मुझे मोटिवेशन के बारे में कुछ सिखाया कि जब तुम ऊपर की तरफ जा रहे हो, मुश्किल अपहिल जा रहे हो, सारा का सारा चीज़ मुश्किल है, तब कोई बहुत ख़ास चीज़ उसने मुझे सिखाई जो मुझे पहले नहीं पता थी। A mountain of doubt. As she grasped for air, Alison Levine wondered if she had made a mistake. जब वो सांस ले रही थी, सांस फूल रही थी, तो एलिसन लेविन को लगा कि उसने कुछ गलती कर दी, कुछ मिस्टेक कर दिया। इट वॉज 2002। एलिसन वॉज कैप्टनिंग द फर्स्ट एक्सपेडिशन बाय अ ग्रुप ऑफ अमेरिकन वुमेन अप माउंट एवरेस्ट। एलिसन क्या कर रही थी? एक ग्रुप ऑफ औरतें थी जिनको माउंट एवरेस्ट के ऊपर लेके जा रही थी, ऊपर चढ़ा रही थी। उसकी लीडर थी। द हाईएस्ट पीक ऑन द अर्थ। आप लोगों को पता है ना माउंट एवरेस्ट क्या है? धरती का सबसे ऊंचा पहाड़ है। एलिसन हैड रीच्ड द मोस्ट ट्रेचरस पार्ट ऑफ द क्लाइंब। और एलिसन सबसे खतरनाक जगह पहुंच गई थी जब चढ़ रही थी तब। खम्बू आइस फॉल, उसका नाम था खुम्बू आइस फॉल। अबव हर वॉज 2000 वर्टिकल फीट आइस। और उसके ऊपर सामने 2000 वर्टिकल आइस थी, एकदम सीधी, विच वुड बिकम इंक्रीजिंगली अनस्टेबल एज अ सन हीट इंटेंसिफाइड। और ये जैसे ही सूरज आएगा ये बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाएगा और उसके ऊपर चढ़ना और मुश्किल हो जाएगा। शी नीडेड टू मूव क्विकली टू अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ अ क्रैक इन द आइस और अ सडन एवलांश। अगर उसको चढ़ना है तो फटाफट चढ़ना होगा, नहीं तो एवलांश हो जाएगा, बर्फ़ टूट जाएगा, ये लोग फंस सकते हैं। बट स्पीड वॉज नॉट एलिसन्स फोर्ट। लेकिन बेचारी एलिसन स्पीड में काम नहीं कर पाती थी, चढ़ नहीं पाती थी। एट जस्ट 5 feet 4 inches and 112 pounds, she lacked the size and strength to take long powerful step. उसकी बेचारी की हाइट भी बहुत कम थी, 5 फुट 4 इंच, और उसका वेट भी बहुत कम था, 112 पाउंड। तो ये स्ट्रेंथ नहीं था और ना ही तो उसका साइज़ था कि वो पावरफुल स्टेप लेकर के ऊपर चढ़ सके। शी वॉज इन हर mid-30s। वो अपनी 30s में थी। एंड शी हैड ओनली स्टार्टेड क्लाइंबिंग अ फ्यू ईयर्स अर्लियर। और वो पुरानी क्लाइंबर भी नहीं थी, कुछ साल पहले तो उसने शुरू किया था। एज अ चाइल्ड in the sweltering summer of Phoenix, she devoured books about Arctic explorers and watched every movie she could find about mountain climbers. जब वो छोटी सी थी तब वो ढेर सारी किताबें पढ़ती थी माउंटेन आर्कटिक एक्सप्लोरर के बारे में, बर्फीले चीज़ों के ऊपर चढ़ने के बारे में, माउंटेन क्लाइंबिंग के बारे में। It was her dream to go on polar expedition, but physical limitations prevented her from braving the cold. वो तो पोल पे जाना चाहती थी, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, जहाँ पर बहुत ठंडा होता है, लेकिन उसकी सेहत ऐसी नहीं थी कि वो उतनी ठंडी में जा सकती। इसलिए उसने कहा चलो माउंटेन्स पे चढ़ेंगे। एलिसन वॉज बॉर्न विथ अ होल इन हर हार्ट। एलिसन जब पैदा हुई थी तो उसके हार्ट में एक छेद था, उसको हार्ट की बीमारी थी। अ करियर एज एक्सपेडिशनर वॉज नॉट सपोज टू बी इन हर कार्ड। इसलिए उसके लिए पहाड़ों पे चढ़ना, एक्सपेडिशनर बनना, ये उसके करियर में नहीं होना चाहिए था।
She spent her teenage years sporadically passing out and getting shuttled back and forth to emergency room. जब वो टीनेज की थी, जब वो आप लोगों की उम्र की थी 15-20 साल की, तो वो 2400 हमेशा बेहोश हो जाती, फिर इमरजेंसी में ले जाते, डॉक्टर्स को इलाज करते थे। यही चलता था उसका। कभी भी हाँ, बैठी सांस फूल रही है, बेहोश हो गई, डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर ने ऑक्सीजन लगाया, ड्रिप लगाया, कुछ दवाई दिया, 2-3 दिन हॉस्पिटल में रही, फिर वापस आई, क्योंकि हार्ट उसका कमज़ोर था। जब हार्ट पंप करता था ब्लड, तो पूरे बॉडी में ब्लड जाने के बजाय वो जहाँ नहीं जाना चाहिए वहाँ जाता था, तो एक तरह से पंप नहीं काम करा था। बट शी स्टिल फेस्ड अ मेजर बैरियर। आफ्टर मल्टीपल सर्जरीज द होल वॉज फाइनली क्लोज्ड। उसके ढेर सारे ऑपरेशंस हुए और उसका जो होल था उसको बंद कर दिया गया। एंड शी वॉज फाइनली क्लियर्ड टू क्लाइम। अब उसको डॉक्टर्स ने कह दिया हाँ अब तुम चढ़ सकती हो, क्लियर कर दिया। बट शी स्टिल फेस्ड अ मेजर बैरियर, अ सर्कुलेटरी डिसऑर्डर। अभी भी एक बहुत बड़ा बैरियर था, उसके अंदर भी था सर्कुलेटरी डिसऑर्डर, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसमें एक प्रॉब्लम थी। इन फ्रिजिड टेम्परेचर हर आर्टरीज वुड स्टॉप सेंडिंग ब्लड टू हर फिंगर्स एंड टोज, लीविंग देम नम एट सिवियर रिस्क ऑफ फ्रॉस्ट बाइट। जब बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती थी तब उसकी नसें खून उंगलियों तक नहीं पहुंचाती थी, तो उसकी हाथ और पैर की जो दूर दूर की उंगलियां थी वो सब नम हो जाती थी और उसको फ्रॉस्ट बाइट हो जाता था। फ्रॉस्ट बाइट मतलब होता है कि उंगलियां ख़त्म, मर गई। दैट हैडेंट केप्ट एलिसन फ्रॉम मेकिंग द ट्रैक टू एवरेस्ट। इन सब के बावजूद भी एलिसन माउंट एवरेस्ट का ट्रैक रोका नहीं उसने। She spent months recruiting a corporate sponsor and assembling a team of women who were accomplished outdoor athlete. उसने महीनों इकट्ठा किया कुछ लोगों को कि भाई मुझे स्पॉन्सर करो, पैसे दो, और औरतों को भी इकट्ठा किया कि मेरे साथ इस ट्रिप पे चलो। Now they stood together, staring at the giant hole in a glacier that they needed to cross. अब सब के सब यहाँ पर पहाड़ के पास खड़े हैं, वो बड़ा सा पहाड़ उनके ऊपर घूर रहा है कि चढ़ के दिखाओ। If they slipped, they could fall into their death. अगर वो मर गए, अगर स्लिप किए तो फिर उनकी मौत ही है। As Allison put her foot on the ladder, she heard a voice behind her. और अब एलिसन ऊपर चढ़ने के लिए जैसे उसने पैर लगाया, पीछे से उसको आवाज़ आई, You are never going to make it to the summit at this pace. A male climber shouted. एक आदमी ने जो चढ़ रहा था, पता जिस तरीके से तुम जा रही हो ना, तुम चढ़ नहीं पाओगी, इस ज़िंदगी में तुम नहीं चढ़ पाओगी ऊपर तक। If you can't go faster, you shouldn't be here. अगर तुम तेज़ी से नहीं चल सकती तो तुम्हें यहाँ होना भी नहीं चाहिए। Maybe you should call it quit and go home. शायद तुम्हें अब छोड़ देना चाहिए और वापस घर जाना चाहिए। Doing her best to ignore him, she made her way slowly but surely. उसने कोशिश किया कि मैं उसको इग्नोर कर दूँ, उसकी बात को ना सुनूँ, और धीमे धीमे चलती रही। She and her team eventually cleared the ice fall. उसने और उसकी टीम ने धीमे धीमे जो आइस फॉल था उसको क्लियर कर लिया। Shortly afterwards, a section collapsed into an avalanche and another climber narrowly made it out alive. और उसके तुरंत बाद एक बड़ा सा एवलांश हुआ, बर्फ़ का टुकड़ा गिरा और एक बेचारा क्लाइंबर जो था वो मरते मरते बचा। That wouldn't be their only brush with death. ये अकेला नहीं था, इसके बाद अभी और भी बार उनको मरने से बचने वाले थे। A helicopter that transported the team through Kumbhu Valley crashed on its return to nearby mountain, leaving no survivors. एक हेलीकॉप्टर गया था कुंभू वैली से और वो क्रैश हो गया और उसमें एक भी बंदा सर्वाइव नहीं किया हेलीकॉप्टर से। वही था हेलीकॉप्टर जो इन लोगों को छोड़ा था यहाँ पर। वो था या कोई और था पता नहीं। And one of the climbers they had met at the base camp had later slipped and fallen to his death. और इन्हीं के साथ कोई क्लाइंबर था जो गया था बेस कैंप पे, इनके साथ था, वो बेचारा स्लिप कर गया और वो मर गया था। Allison knew their lives were hanging in the balance of countless tiny decisions and conditions beyond their control. Allison को पता था इन सब की ज़िंदगी हवा में लटकी हुई है, छोटी छोटी डिसीजंस के ऊपर लटकी हुई है, किसी भी तरीके से किसी भी डिसीजन से ये लोग मर सकते हैं। After nearly 2 months of climbing, Allison and her teammates made it to the last stretch of the journey. 2 महीने की चढ़ने के बाद ये लोग आखिरी जगह पहुँचे जो लास्ट स्ट्रेच था। It was known to be the death zone. इसको कहा जाता था डेथ जोन। एट दैट एल्टीट्यूड मोस्ट ह्यूमन्स couldn't absorb enough oxygen to survive. वहाँ पर चढ़ने के बाद नॉर्मल लोग ऑक्सीजन नहीं ले पाते थे जिंदा रहने के लिए। इवन विथ सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, एलिसन हैड टू टेक 5 to 10 breaths just to get enough oxygen to take a single step. जबकि जो ऑक्सीजन लेते थे साथ में सप्लीमेंट वाला, उसको लेने के बाद भी पहले 5 बार सांस लेती थी, तब जाकर के एक कदम बढ़ा पाती थी।
एज दे प्रेस्ड फॉरवर्ड द पीक वॉज फाइनली इन साइट। और फिर कोशिश करते रहे, पढ़ते रहे, और देखा वो जो पीक था वो एकदम आँख के सामने था। और उसके बाद क्या हुआ? अ स्टॉर्म ब्लो इन, एक ज़ोर की आंधी आई। बिटवीन हैवी विंड्स एंड वाइट आउट्स इट वॉज टू डेंजरस टू प्रोसीड विथ इवन वेट इट आउट। इतना ज़्यादा विंड थी, इतना ज़्यादा वाइट आउट था कि वो आगे बढ़ते तो बहुत खतरा था। आफ्टर क्लाइंबिंग नियरली 29,000 फीट दे वर फोर्स्ड टू क्विट। 29,000 फीट तक के लोग चढ़े और उसके बाद उनको क्विट करना पड़ा, छोड़ना पड़ा। लेस दैन 300 फीट फ्रॉम द टॉप, बस 300 फीट और चढ़ना था, लेकिन छोड़ दिया उन्होंने। Instead of becoming the first American woman to summit for Everest, they turned around. Allison led them back down to the mountain. ये पहली औरत होती जो अमेरिकन वुमेन होती जो एवरेस्ट पे चढ़ती, लेकिन वो कर नहीं पाई, उनको वापस आना पड़ा और फिर छोड़ दिया। As soon as she got home, she had to face a slew of questions from the reporters. और जैसे ही वापस पहुंची, रिपोर्टर्स ने, अखबार वालों ने ढेर सारे सवाल पूछे। Congratulations, you didn't make it. बधाई हो, हार के आई हो। हाउ डिड यू फील टू गिव अप? कैसा लगा? गिव अप करके कैसा लग रहा है? अगेंस्ट हर बेटर जजमेंट एलिसन रेड द आउटलाइन कमेंट्स। दे वरंट क्वालिफाइड, दे डिडंट डिजर्व टू बी देयर। लोगों ने मना किया था कि ऑनलाइन कमेंट्स मत पढ़ो, लेकिन फिर भी उसने पढ़ा। उसमें लिखा था कि ये लोग तो क्वालिफाइड थे ही नहीं, इनको तो वहाँ होना ही नहीं चाहिए था। शी मेट पीपल एट डिनर पार्टीज हु बिलिटल्ड हर एफर्ट्स। जब भी वो खाने पर लोगों से मिलती थी, लोग उसको बेइज्जत करते थे। स्टॉप सेइंग यू क्लाइम्ड एवरेस्ट, ये बोलना बंद करो कि तुम एवरेस्ट पे गई थी। इफ़ यू डिडंट गो टू द टॉप इट डजंट काउंट, अगर तुम ऊपर तक नहीं पहुंची तो काउंट नहीं करता है। शी फेल्ट लाइक अ फेलियर, उसको कैसा फील हुआ? फेलियर की तरह। एलिसन सैंक इनटू स्पाइरल ऑफ सेल्फ डाउट एंड डिप्रेशन। और बेचारी जो एलिसन थी वो सेल्फ डाउट और डिप्रेशन में डूबती गई। She felt she had let her team, her sponsor and her country down. उसको लगा कि मैंने अपनी टीम को, अपने स्पॉन्सर्स को और अपनी कंट्री को निराश किया, लेट डाउन किया। She kept hearing the voice of the climber behind her echoing her head. और उसको बार बार पीछे जो आदमी था जो उसको चीख चीख के बोल रहा था, वो आवाज़ कान में गूंजती रही। You are not fast enough. बार बार उसको आवाज़ आती थी, तुम जिस तरह से चल रही हो ना, इस तरह से चलोगी तो पहुँच नहीं पाओगी। She swore she would never set foot on Everest again. उसने कसम खाया कि अब मैं ज़िंदगी में कभी भी चढ़ूंगी नहीं, एवरेस्ट पे जाऊंगी नहीं। उसकी बात कर रहा था ना, जो माउंटेन ऑफ डाउट से पहले जो उसने बताया था ना। माउंटेन ऑफ डाउट तो हमने देखा कि किस तरह से उसको डाउट हो रहा है। अभी जो ऑथर इससे पहले जो बता रहा था ना कि वो लेडी जो थी इलेक्ट्रीफाई कर देती थी पूरी। हाँ, ये उसी की बात चल रही है। इसी की बात है। पर वो तो कर नहीं पाए। अभी नहीं कर पाए। उसके बाद अभी दो चीज़ें और पढ़ेंगे, लाइटिंग अ स्पार्क और कैरिंग अ टॉर्च। तब जा कर के आपको समझ में आएगा कि, और उसके बाद ब्लेजिंग अ ट्रेल भी है, तब ये फाइनली आपको समझ में आएगा कि कैसे, क्या चीज़ था कि इस लड़की ने पूरा किया कि नहीं किया। तो अब लाइटनिंग स्पार्क हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है? ओके, गुड नाइट।